सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का भूगोल विषय का पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इनका आगे का प्रकरण जल संसाधन और इन संसाधनों का संरक्षण कैसे करें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। देखिए पाठ 1 में हमने पढ़ा था कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार पढ़े थे हमने। तो संसाधन जो प्रत्येक वस्तु हमारे काम में आती है उसे हम संसाधन कहते हैं। और संसाधनों के कई प्रकार थे, उसमें से एक प्रकार था प्राकृतिक। और प्राकृतिक को भी हमने 2 भागों में बांटा था, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय होते हैं असीमित, यानी खूब होते हैं वो, और अनवीकरणीय जो सीमित मात्रा में है। तो जल भी एक नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है। और भी कई प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे वायु, सौर ऊष्मा आदि। तो भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। भूपृष्ठ मतलब भूमि। पृथ्वी पर 3/4 भाग क्या है, जल, और 1/4 भाग क्या है, स्थल। इसीलिए इसको जल ग्रह कहते हैं। किसे, पृथ्वी को। तो पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि दूर से देखने पर जो पृथ्वी का रंग है वो क्या, नीला दिखाई देता है। और नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी ग्रह पर जल की मात्रा है वो अधिक है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जो जीवन है वो महासागरों में ही शुरू हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर हैं वो पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है। लवणीय मतलब खारा, और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी महासागरों का जल कैसा है, लवणीय, खारा, और मनुष्यों के लिए ये सही नहीं है। अलवण जल है जो केवल 2.7% ही है। यानी मीठा जल कितना है, केवल 2% से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसका भी 2.7 का 70% भाग है जो वो बर्फ़ के रूप में, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 2.7% पानी सिर्फ हमारे लायक है, और उसका भी 70% भाग क्या है, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। तो सोचो अब इस पृथ्वी पर जितना पानी है, कितना पानी हमारे लायक है, हम कितने पानी का उपभोग कर सकते हैं, सोचो। और इसीलिए हमें जल को बर्बाद नहीं करना है, उसे संरक्षण करना है जल का। तो इसके बाद देखिए कि अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुँच के बाहर है। केवल 1% अलवणीय जल ही उपलब्ध है। सिर्फ 1% जल हमारे लायक है, और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। और यह जल कहाँ मिलेगा हमें, यह जल हमें नदियों में, झीलों में, पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल के अंदर जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। इसके बाद देखो कि एक टपकता हुआ नल 1 वर्ष में 1200 लीटर जल को व्यर्थ कर देता है। जो 1200 लीटर पानी हम 1 साल में बेकार में ही बहा देते हैं अगर नल हमारा लगातार टपकता रहता है। तो इसीलिए हमें हमारे घर में, हमारे आसपास कहीं भी कोई नल खुला मिले या टपकता हुआ मिले तो उसे हम तुरंत बंद कर दें, यह हमारा कर्तव्य बनता है। इसके बाद देखिए कि इसीलिए अलवणीय जल है वो पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, क्योंकि ये अलवणीय यानी मीठा जल ये हमारे काम आता है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विभिन्नता प्रतीत होती है कि किसी भाग में पृथ्वी के कहीं किसी भाग में जल है वो ज़्यादा है और कहीं है वो कम है। क्योंकि ये विविधता किस लिए होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होता है। यानी देखो पहले वाष्पीकरण होता है,
जैसे मानो ये समुद्र है, यहाँ ये पानी है, इसका वाष्पीकरण हुआ और ये भाप बनकर ऊपर उड़ गया। फिर यहाँ पर ये छोटी छोटी पानी की बूंदें बादलों के रूप में इकट्ठी होती हैं, ठंडी हो जाती हैं और जम जाती है, और ठंडी होकर क्या है, ये वापस भारी हो जाती है, और फिर ये वर्षा के रूप में नीचे आती है, और फिर ये वापस इस महासागर में पानी मिल जाता है। तो इस तरह से ये चक्र एक चलता रहता है। तो ये चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जल चक्र किसे कहते हैं। मनुष्य क्या करता है, जल की बहुत सारी बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने में और धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। हाँ, कोई भी फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, कोई भी चीज़, हमें फसलें हैं, किसी भी चीज़ का हमें उत्पादन करना है तो उसमें जल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो ये देखो कि जल कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो कृषि में, उद्योगों में, बांधों के, जलाशयों के माध्यम से बिजली बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने और जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति के कमी के मुख्य कारक क्या हैं? यानी जल स्रोत यानी नदी, झीलें, तालाब, कुएं, ये क्यों सूख रहे हैं? और इनके प्रदूषण के कारण जो अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कारण, यानी मीठा पानी हमें कम मिल पा रहा है, इसके कई कारण हैं। क्या कारण है? बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती हुई मांग, बढ़ता हुआ नगरीकरण, क्योंकि आजकल हर कोई क्या है, शहरों की तरफ भाग रहा है, और बेहतर होता जीवन स्तर। तो ये चीज़ें हैं जो कि जिसके कारण हमें जल की कमी महसूस होती है। देखो, हमने कई तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा है, जहाँ से हमें कपड़े मिलते हैं, खाने का सामान, राशन मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन क्या हमने कभी जल बाज़ार के बारे में सुने? तो जल ये है सौराष्ट्र प्रदेश में, और जहाँ पर क्या है कि हर व्यक्ति को पानी है वो खरीदना पड़ता है। इसके बाद आगे देखिए कि जल उपलब्धता की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आती हैं जल उपलब्ध होने में। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी देखो, पूरे इस विश्व के ऐसे कई ये हिस्से हैं जहाँ पर मीठे जल की कमी है, और हमारा भारत भी दक्षिणी एशिया में ही आता है। और ये ऐसे देश हैं जहाँ जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं और जहाँ क्या है, लगातार सूखा पड़ता रहता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है, यानी जल की कमी की समस्या बनी ही रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, कि कहीं जो वर्ष भर में वर्षा होती है वो कहीं तो कम और कहीं ज़्यादा। इसके कारण जल का अभाव है वो बना रहता है। और अति उपयोग करना, बिना सोचे उपयोग करना, व्यर्थ जल को बहाना, और इसके अलावा जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यानी ये जल की कमी के, जल के अभाव के कई कारण हैं। इसके बाद ये देखिए कि हमें क्या करना है, एक सेकंड माफ़ कीजिए। इसके बाद है जल संसाधनों का संरक्षण, कि हमें इन संसाधनों को कैसे सुरक्षित करना है। आज विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है, कि शुद्ध पानी नहीं मिलता हमें, और पर्याप्त की जितनी ज़रूरत है उतना पानी हमें नहीं मिल पाता, और ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए हमें कई कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय क्या थे? अभी मैंने पहले भी बताया था कि असीमित है। फिर भी असीमित होने के बावजूद भी इसका हमें अति उपयोग और प्रदूषण, इसे उपयोग के लिए
क्या करते हैं, इसे अनुपयुक्त बना देते हैं कि हम इस जल का अति उपयोग कर लेते हैं, बिना सोचे समझे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे। और दूसरा क्या करते हैं, हम प्रदूषण फैलाते हैं कि जल को गंदा कर देते हैं। कैसे करते हैं, जल को प्रदूषित कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं कि अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल यानी कि कचरा, उसे हम क्या करते हैं, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, इनमें बहा देते हैं। और कृषि रसायनों का विसर्जन, इसके अलावा जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, कचरा है, वो सारा कहाँ जाता है, नालियों में, नालों में, नदियों में। तो इस सब के कारण जो जल के प्रमुख संदूषक हैं, इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी, ये क्या करते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन हैं वो अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए कि उन्हें शोधित करना चाहिए, यानी उसको साफ़ करना चाहिए। साफ़ करके अगर हम उस कचरे को निस्तारण कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, तब क्या कर सकते हैं, हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है, यानी भूमि पर जितना भी जल है उस भूमि को बचाने के लिए जल का संग्रह करना आवश्यक है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, वरना क्या होता है, नहरों से पानी है वो रिसाव होता है। तो रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। ये देखो, ये स्प्रिंकल क्या होते हैं, तो ये देखो इस तरह से फव्वारा पद्धति जिसे हम कहते हैं, खेतों में इस तरह से सिंचाई करनी चाहिए। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले, जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, यानी जहाँ सूर्य की तेज़ किरणें, तेज़ धूप होंगी, वहाँ वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब हवा से पानी जो नमी है वो जल्दी सूख जाती है, तो वहाँ की क्या होंगे, वो शुष्क प्रदेश होंगे। तो वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि द्वारा ये जो है बहुत ही उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, कि प्राकृतिक वनस्पति में क्या क्या होगा, वन्य जीवन में क्या क्या आएंगे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी होती है, एक तरह से मेला लगा होता है, और हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ों की प्रदर्शनी, मेला लगना। तो प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। तब अध्यापिका ने क्या कहा, उन्होंने कहा, हाँ यह जूट से बना है। किससे? जूट से। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बैंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस है वो प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। यानी कि भारत के किस हिस्से में बांस सबसे अधिक उगाया जाता है? तो भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में बांस की खेती ज़्यादा होती है। इसके बाद जैसी वो रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। तो यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। तो अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि जो रेशम है वो हमें रेशम कीटों से प्राप्त होता है, यानी रेशम के कीड़े होते हैं। और ये कीड़े कहाँ रहते हैं? ये शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। अब बच्चे समझ गए कि हमें पौधों से अनेक विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसके बाद देखो आगे कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच
एक संकरा क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। तो देखिए मैं आपको पहले थोड़ा जैव मंडल दिखाती हूँ। एक चित्र के द्वारा हमारे लिए जैव मंडल समझना आसान हो जाएगा कि देखो ये है वायुमंडल और ये है जल मंडल और ये है स्थल मंडल। लेकिन जहाँ ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती है या हमारे उपयोग के लायक है उसे हम कहते हैं जैव मंडल। तो देखो यहाँ वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है और स्थल मंडल भी है। तो जैव मंडल में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, इसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो इसे देख लेते हैं थोड़ा सा कि जैव मंडल किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक संकरे क्षेत्र में ही पाई जाती है और उसे ही हम जैव मंडल कहते हैं। और इन सब का आपस में एक दूसरे से संबंध भी होता है। प्राकृतिक वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का आपस में ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इनके बीच में जो संबंध होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। इसको ही पढ़ लेते हैं आगे कि पारितंत्र किसे कहते हैं। ये देखिए कि सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से संबंधित होती हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहती है और इस जीवन आधारित तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। तो देखिए मैं आपको एक पारितंत्र का चित्र भी दिखा देती हूँ। ये देखो कि इसमें सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और पर्यावरण यानी नदी नाले, प्राकृतिक पर्यावरण, इन सब के बीच में जो संबंध है आपस में उसे ही हम पारितंत्र कहते हैं। इसके बाद देखो आगे कि वनस्पति और वन्य जीवन है वो बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमारे इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं यानी उन्हें रहने का स्थान देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और उस ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और उसी से हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि जो पेड़ पौधे की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखती है ना। तो इसीलिए पेड़ पौधों को, फसलों को उगाने के लिए जो मिट्टी की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। अभी हमने इसी पाठ में ही पढ़ा था रक्षक मेखला कि पेड़ों को ऐसे एक लाइन से ऐसे लगा दिए जाते हैं और इधर से जो हवा आती है उसे ये रोकते हैं और मिट्टी को आगे नहीं बहने देते। तो इस तरह से जो पेड़ पौधे हैं ये काफ़ी हमारे काम आते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ जो कि आप पढ़ने के लिए काम में लेते हैं, ये चीज़ें भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं और इस तरह से आप और भी कोई उसके उपयोग आपको पता हो तो आप उसे देख सकते हो। इसके बाद है कि वन्य जीवन के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे जंतु। पहले हमने वन्य जीवन के अंतर्गत पेड़ पौधे पढ़े, अब हम जंतु कि जंतु में क्या क्या आएंगे, पक्षी, कीट, जलीय जीव आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे कि मधुमक्खी वो हमें क्या देती है, शहद। फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध है वो मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, सभी क्या करते हैं, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।